अब देखो, एक्सप्लेन इन ब्रीफ एनी थ्री राइट्स अवेलेबल टू ए कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में एक कंज्यूमर का क्या राइट रहता है वो छोटा करके बताओ। दैट इज इस जगह पे 3 राइट है। हम पीछे जब मेन सेशंस पढ़ेंगे उसमें जितना भी है सब कुछ हम लोग पढ़ लेंगे। तो इस जगह पे जैसे देखना, तुम अगर जाओगे दुकान में, उसका जो एमआरपी होगा, तो अगर कोई दुकानदार, ये तुम लोग को पता है कि कभी भी एमआरपी जितना होगा उससे ऊपर प्राइस पे ही नहीं करना है, क्योंकि वो एमआरपी का जो फुल फॉर्म है दैट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि रिटेलर जो कंज्यूमर को बेचेगा उस समय जो मैक्सिमम चार्ज कर सकता है वो इतना ही प्राइस है। तो कोई भी सिचुएशंस में एक सेलर रिटेलर तुमसे उससे ज़्यादा पैसा क्लेम कर नहीं सकता है। तो ये जो तुम बोलोगे कि आप तो एमआरपी के ऊपर ज़्यादा मांग नहीं सकते, डिमांड नहीं कर सकते, इसका प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, तो तुम जो ऐसे बोल रहे हो तो तुम्हारे पास जो कॉन्फिडेंस, अगर वो पूछे क्यों तुम ऐसे बोल रहे हो तो तुम्हें तो बताना होगा क्योंकि ये मेरा राइट है। मुझे ये कंज्यूमर लोग को ये राइट दे के रखा है कि जितना एमआरपी होगा उससे ज़्यादा आप बेच नहीं सकते। मगर मेरा राइट ये भी है, आपके पास जितना वैरायटी है वो वैरायटी मुझे देखने के बाद इवन एमआरपी का जो प्राइस है उसके ऊपर में मैं बार्गेनिंग कर सकता हूँ। आप कभी बोल नहीं सकते कि निकल जाने के लिए दुकान से, कि बार्गेनिंग कभी नहीं होगा, एमआरपी जो है वही, उसमें ही प्राइस फिक्स्ड है, उसमें ही अल्टीमेटली खरीदना होगा, ये भी आप बोल नहीं सकते। तो अगर वही सेलर रिटेलर जो ऐसे पूछे, अच्छा ठीक है, तब ये बताओ कंज्यूमर एक्ट के अंदर में राइट क्या क्या है, उस समय देखो जॉय क्या बताएगा। द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब एवरी कंज्यूमर बिफोर बाइंग ए प्रोडक्ट वुड लाइक टू बी एश्योर्ड for its quality, price, etc. Therefore, the manufacturer should give all information regarding the ingredients of the product, its quality, price, date of manufacture, precautions for use, etc. Either on the package or separately on a piece of paper. Such information would enable the consumer to decide whether to buy a product or not. तो ये मांग सकता है कि मुझे पहले ये जो मैं प्रोडक्ट खरीदने जा रहा हूँ उसके बारे में आप मुझे बताइए। तो उस प्रोडक्ट के बारे में, उसका जो क्वालिटी होगा, उसको जो प्राइस होगा, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर का जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशंस मैन्युफैक्चर और होलसेलर या तो फिर रिटेलर को बताना पड़ेगा ही, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में कंज्यूमर का ये राइट है, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि इन्फॉर्म करने का राइट है, कि वो इन्फॉर्म कि हाँ मुझे बताओ ये प्रोडक्ट के बारे में, अगर ये जानने के बाद मुझे अच्छा लगेगा, जॉय को अच्छा लगेगा तो वो खरीदेगा, नहीं तो वो नहीं खरीदेगा। तो पहला क्या राइट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। सेकेंड क्या राइट है देखो, द राइट टू बी हर्ड, मतलब this is the right to be assured that consumer interest will receive full and sympathetic considerations in the formulation of government policies. Every consumer has to assure that complaints or grievance regarding a product or services will be listened to and appropriate step will be taken to solve them. मतलब क्या हुआ, right to be heard मतलब सुनना पड़ेगा, मतलब मान लो ये जो जॉय ठग चुका था, उसके बाद जब जॉय को पता चला कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, तो जॉय गया ऑफिस में। कौन सा ऑफिस, कंज्यूमर एक्ट के लिए, वो रेगुलेट करने के लिए जो ऑफिस गवर्नमेंट ने बनाया, उस जगह पे जब कंप्लेन किया जॉय ने, उस समय उसका कोई जो कंप्लेन दिया, कंप्लेन सुन नहीं रहा है कोई भी ऑफिसर्स। तो क्यों नहीं सुन रहा है, क्योंकि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पैसा का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भी कारण से सुन नहीं रहा है। तो उस समय जॉय बोल सकता है वही ऑफिसर्स लोगों को कि मैं कंज्यूमर हूँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से मुझे ये राइट मिला है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको सुनना ही होगा, आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको सुनना ही पड़ेगा। और जितना जल्दी हो सके अगर मेरा कंप्लेन आपको सही लगे तो उसका सॉल्यूशंस भी मुझे कर देना है। दैट इज़ मेरा जो ग्रीवेंस है, मेरा जो कंप्लेन है वो आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी मेरा एक राइट है।
ठीक है। उसके बाद देखो द राइट टू सेफ्टी, मतलब दिस इज द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हैजर्डस टू health or life. Certain goods like electrical goods and precious cookers can cause injury if there is any manufacturing defects. There is also a risk to life. Consumer have the right to protect against any such danger. अब ऐसा तो हमेशा ही हो रहा है, ये सब फ़ोन को लेके के फ़ोन चार्ज दे रहा है वो ब्लास्ट कर रहा है। अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट हुआ जो यूज़ करने के समय वो एक एक्सीडेंट कर सकता है और इसके कारण से जो कंज्यूमर है उसका कुछ लॉस हो सकता है, ठीक है। तो उस जैसे डेंजर से, वो जो डेंजर हो सकता है वो सब डेंजर से सेफ्टी प्रोवाइड करना या तो फिर सेफ्टी लेना मिलना, ये भी कंज्यूमर लोगों का एक राइट है। अगर मैं एक एग्जांपल से समझूंगा तो क्या होगा कि जैसे चाइना प्रोडक्ट के ऊपर अगर तुम गारंटी या तो फिर वारंटी डिमांड करोगे तो वो बोलेंगे कि दुकान से ले रहे हो, दुकान से जब निकल जाओगे तो ऑटोमेटिकली जो गारंटी है वो गारंटी ख़त्म। इसलिए दुकान में तुम्हें वो जला के यूज़ करके दिखा देगा, सही है तो है, लेना है तो लो, गारंटी वारंटी कुछ नहीं मिलेगा इसके ऊपर। तो ये ऐसे बोल देता है। उस हिसाब से अगर कोई ये भी बता दे कि देखो मैं ये दिखा दे रहा हूँ, इसको तुम घर में लेके जाओगे, अगर इससे कोई भी इंजरी तुम्हारा हुआ तो ये इसके कारण मैं नहीं बनूंगा या तो फिर मैन्युफैक्चरर नहीं बनेगा, ये कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई भी डिमांड एक सेलर कर ही नहीं सकता है। क्यों? कारण जो प्रोडक्ट कंज्यूमर खरीद रहा है उस प्रोडक्ट के एगेंस्ट में उसको सेफ्टी क्लेम करना राइट है कि मैं जो चीज़ खरीद रहा हूँ इससे कोई डेंजर इंसिडेंट होके मेरा इंजरी ना हो जाए, तो इसीलिए आप वो चीज़ मुझे मत बेचिएगा या तो फिर कोई भी कंज्यूमर को मत बेचिएगा जिससे उसका लाइफ का कुछ रिस्क आ जाए, ठीक है। या तो फिर अगर आप बेचेंगे भी तो बाद में अगर कुछ होगा तो उसका जो कंपेंसेशंस बनता है वो आपको देना होगा, क्योंकि ये मेरा राइट है। पहले आप मत बेचिए अगर बेचना ही है, तो अगर बाद में जाके कुछ ऐसा सिचुएशंस हुआ, कुछ इंजरी हुआ, तो उसका जो कंपेंसेशन बनता है वो आपको देना होगा, क्योंकि ये मेरा राइट है। मैं जो पैसा दे के खरीद रहा हूँ उस प्रोडक्ट से मुझे सेफ्टी चाहिए, ठीक है। तो देखो इस जगह से जो 3 पॉइंट है, जो राइट है किसका, कंज्यूमर का राइट है एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये तीनों पॉइंट कवर हो चुका है, ठीक है। और बाद में की बहुत कुछ भी है वो हम लोग जब मेन सेक्शंस में जाएंगे देख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो enumerate the various act passed by government of India which helps in the protections of consumer interest। ज़्यादा सीखना नहीं है, सिर्फ एक काम करो, ये देखो 4-5 देख लेना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि जो बिजनेस करने जाओगे जब लॉ पढ़ोगे तो उसमें ये आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जब बिज़नेस करने जाओगे उस समय बहुत कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है कि तुम किसी को पैसा दे रहे हो कि मुझे बाद में ये गुड्स भेज दीजिएगा, तो क्या किया, पैसा तो तुम दे चुके हो, अब बाद में जाके वो भेजा नहीं वो चीज़ को, तब क्या करना, उसके ऊपर तुम्हें स्टेप लेना है। तो स्टेप कैसे लोगे, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है सेफगार्ड करने के लिए तुम्हें, तो वो सब चीज़ ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982 में है, ठीक है। उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कोई सेल कर रहा है, गुड्स को सेल कर रहा है, जैसे मान लो एक चीज़ तुम खरीद के आए हो, पैसा एडवांस करके दे के आए हो, अब जाके फिर से जब तुम वो बाद बाकी बैलेंस देके तुम वही चीज़ लेने के लिए गए, उस समय तुम्हें पता चला, वो सेलर बता दिया कि मैंने तो वो चीज़ किसी दूसरे जन को बेच दिया, तब तुम क्या बोलोगे, अरे मैंने तो एडवांस करके गया था, आप क्यों बेचे। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये उस समय तुम्हें प्रोटेक्शंस लेने के लिए, उस समय भी तुम्हें प्रोटेक्शंस देने के लिए गवर्नमेंट और एक्ट बनाया, उस एक्ट का नाम है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। ऐसा बहुत और भी सारा, जैसे एक कंपटीशन एक्ट 2002 है, ठीक है। द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 है, मतलब जो तुम्हारा ट्रेडमार्क है, ये तो हम लोग सीखे थे वो सिंबल ट्रेडमार्क वो सब कंसेप्ट में। जो ट्रेडमार्क एक्ट है
ठीक है, इसमें क्या है, तुम्हारा एक बिजनेस है, एक लोगो है, इमेज है, वर्ड्स है, उसको जब इस एक्ट के अंदर में तुम रजिस्टर्ड कर लोगे तभी वो ट्रेडमार्क बन जाएगा। तो वो चीज़ दूसरा कोई कंपनी यूज़ नहीं कर सकता है, तो तुम्हें क्या ये प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कर रही है ये ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये कंज्यूमर लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए और भी सारा एक्ट बना के रखा है, वो उसमें से 5 हम लोग याद रखेंगे। एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके बाद है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और द कंपटीशन एक्ट 2002। अभी अगर तुम लोग पूछोगे कि ये कंपटीशन एक्ट 2002 क्या है, ये थोड़ा बता देता हूँ। ये है कि तुम्हें परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट में जाके तुम्हें कंपटीशंस में बिजनेस को करना है, मगर उस कंपटीशंस भी एक रैशनल वे में होना चाहिए, उसमें कुछ इरेशनल काम नहीं होना चाहिए। मतलब तुम ऐसे कभी भी कंपटीशंस कर नहीं सकते हो कि कंपिटिटिव मार्केट में गए और तुम्हारा प्रोडक्ट को पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में बेच रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो मार्केट का जो कंपटीशन है वो कंपटीशन पूरा खत्म हो जाएगा, सब तुम्हारे पास आएगा और आके तुमसे वो प्रोडक्ट खरीदेगा। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। जब जियो आया था उस समय पूरा 1 साल अनलिमिटेड नेट फ्री दिया था। उस समय क्या किया था, ये जो मार्केट का कंपटीशन ये पूरा खराब हो गया था जियो के कारण से, और इसीलिए आइडिया, वोडाफोन, जियो, एयरटेल, सॉरी आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, ये सब मिलके MRTP एक्ट है, उस वो कंपटीशन से रिलेटेड ये कंपटीशन एक्ट ही है। तो उसके अंडर में एक केस फाइल कर दिया था जियो के अगेंस्ट में कि जियो ऐसा पॉलिसी लेके आया मार्केट में कि पूरा मार्केट में जो कंपटीशन है पूरा कंपटीशन खत्म हो चुका है, या तो फिर कंपटीशंस में प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर कंपटीशंस मार्केट में नहीं रहा ना, इसका सबसे अगर विक्टिम कोई बनेगा वो तो कंज्यूमर लोग ही बनेगा। क्योंकि देखो पहले तो जियो फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा था, अब देखो उनका चार्ज आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहा है। और जो हाल है, पहले तो ये नहीं था मिनिमम रिचार्ज 49 का करना ही होगा, अब तो मिनिमम रिचार्ज 49 का भी आ चुका है। पहले ये नहीं था, पहले आप इनकमिंग फ्री, बैलेंस रहे या ना रहे इनकमिंग फ्री था। मगर ये जियो आने के बाद क्या हुआ, कंपटीशन थोड़ा इधर उधर हो गया। ठीक है, उसके कारण से अब मिनिमम हर एक रिचार्ज में, क्योंकि एयरसेल तो ख़त्म ही हो चुका है, आइडिया, इसमें क्या है, जो कंज्यूमर लोग था वो कंज्यूमर कम हो चुका है, तो उन लोगों का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो मेंटेनेंस कॉस्ट अब उठ नहीं रहा है। ठीक है, रिचार्ज उतना हो नहीं रहा है, इसलिए सब मिनिमम रिचार्ज करना होगा। मतलब तुम्हारे फ़ोन में बैलेंस 49 है, तभी भी 1 महीना ख़त्म हो चुका है, तभी भी 49 का फिर से रिचार्ज करना होगा। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है किन लोगों के लिए, कंज्यूमर लोगों के लिए, इसलिए बोल रहा है कि मार्केट से कंपटीशंस जाना नहीं चाहिए। इसलिए कंपटीशंस को रखने के लिए ये कंपटीशन एक्ट 2002 आया है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, हु कैन फाइल ए कंप्लेन इन कंज्यूमर्स कोर्ट। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में जो कोर्ट बना के रखा है, कंज्यूमर कोर्ट में कौन केस फाइल कर सकता है, जॉय, एनी कंज्यूमर जॉय कर सकता है। उसके बाद एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, अगर कोई एसोसिएशन है कंज्यूमर लोगों का तो वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि ये भी तो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस है तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में ए लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज्ड कंज्यूमर, मतलब मान लो कोई एक जन गया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए, भूल ट्रीटमेंट होने के कारण से मर चुका है वो कंज्यूमर। अब क्या, वो कंज्यूमर मरने के कारण से जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में जो केस फाइल करना है वो नहीं होगा। कौन कर पाएगा, जो कंज्यूमर मरा है, जो गलत ट्रीटमेंट से डेथ हुआ है, उस कंज्यूमर का जो लीगल हेयर है, मतलब उनका लड़का, ठीक है, और जो रिप्रेजेंटेटिव उनके बदले में अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव हुआ कि उनको वो रिप्रेजेंट कर पाए और कंपेंसेशन दिला पाए फैमिली को, तो वो रिप्रेजेंटेटिव भी किसका, डिसीज कंज्यूमर का केस फाइल कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कौन फाइल कर सकता है,
कंज्यूमर कोर्ट में एक कंज्यूमर, एक है रजिस्टर्ड कंज्यूमर्स एसोसिएशन, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है स्टेट गवर्नमेंट, और लास्ट में लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज्ड कंज्यूमर। ठीक है, अच्छा उसके बाद व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शंस एक्ट 1986। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, तो देखो एक बार पढ़ लेता हूँ, रीड कर लेता हूँ। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज टू प्रोटेक्ट effectively the interest of the consumers in India. It aims to provide a speedy and simple redressal to consumer grievance. Redressal मतलब grievance मतलब complaint. अब complaint के against में जो solutions देगा वो उसको बोला जाता है redressal. It aim to provide a speedy and simple, खूब जल्दी 6 months के अंदर में उसका जजमेंट आ जाता है, जजमेंट को रिड्रेसल बोला जाता है। इट एम्स टू प्रोवाइड ए स्पीडी एंड सिंपल रिड्रेसल टू द कंज्यूमर ग्रीवेंस। ठीक है, इट प्रोवाइड इफेक्टिव सेफगार्ड्स टू द कंज्यूमर अगेंस्ट वेरियस टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। द एक्ट हैज क्रिएटेड a special consumer court for enforcement of the right of consumers. It provide a convenient and inexpensive procedure. ये 100 अगर 1 लाख तक हुआ तब 100 लगेगा, 2 लाख का हुआ 200 का लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तुम खुद ही कर सकते हो, वो लॉयर भी अपॉइंट करना नहीं है इस जगह पे। फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस ऑफ कंज्यूमर्स द एक्ट लेज डाउन टाइम लिमिट फॉर द डिस्पोजल ऑफ केस सो एज टू प्रोवाइड ए स्पीडी रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस। जैसे कोर्ट में या साल के एक स्थानीय डेवल का एक डायरेक्ट था ना, डेट के बाद डेट क्या है था, मगर इसमें वो नहीं है, 6 मंथ्स के अंदर में पूरा रिड्रेसल करना होगा। ठीक है, तो यह है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का लाने का जो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ए कंप्लेन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। प्लीज़ बहुत अच्छी तरीके से ये सब समझना कि जॉय जब ठग चुका है, अब जॉय को क्या करना है, स्टेप लेना है ना। अब कैसे उसको स्टेप लेना है, देखो, ए कंप्लेन में बी फाइल्ड बाय ए कंप्लेनेंट दैट इज जॉय और हिज ऑथराइज्ड एजेंट इन पर्सन और बाय पोस्ट। There is no fee for filing a complaint. कोई भी पैसा देना नहीं है कंप्लेन करने के लिए। A complaint should be in writing and it should contain the following information. वो राइटिंग में होना है और उसके अंदर में ये सब चीज़ भी रहना चाहिए। ठीक है, कंप्लेन के अंदर में पहले द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड द एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट, दैट इज जॉय का एड्रेस क्या है, नाम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन। द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ द अपोजिट पार्टी, जो दुकानदार से वो खरीदा था 50,000 का चीज़ मगर मिला है 20,000 का चीज़। एज फार एज दे कैन बी एसार्टेन्ड, जितना उसको पता है उतना ही वो बताएगा जॉय। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है उस चिट्ठी में, थर्ड द फैक्ट्स रिलेटिंग टू कंप्लेंट्स एंड व्हेन एंड वेयर इट अरोज। द फैक्ट अराइजिंग टू कंप्लेन, जो कंप्लेन है वो कब हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, वो सब चीज़ कहाँ पे हुआ है, सब के बारे में उस कंप्लेन में रहना चाहिए। 4 डॉक्यूमेंट्स इफ एनी इन सपोर्टेड ऑफ द एलिगेशंस कंटेन इन द कंप्लेन। अब तुम्हारे पास तो एक प्रूफ रहना चाहिए ना कि देखिए मेरे पास ये बिल है या तो फिर दूसरा कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना होगा। 5th द रिलीफ व्हिच द कंप्लेन इज सीकिंग, और उसके बाद लास्ट में जाके ये जॉय को बताना होगा मैं जो कंप्लेन कर रहा हूँ इसके बदले में मुझे क्या चाहिए उस दुकानदार से। ठीक है, तो ये इस प्रोसीजर से ये सब देखे एक कंप्लेन जॉय को करना है, नहीं तो वो कंप्लेन ही डिफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो नेक्स्ट, बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्सप्लेन एनी 4 ways एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉलोड इन इंडिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है और एक बार देख लेते हैं। एक्सप्लेन एनी 4 ways एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉलोड इन इंडिया। इंडिया में कंज्यूमर लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए जो 4 रास्ता या तो फिर वे या तो फिर प्रोसेस यूज़ होता है, वो 4 प्रोसेस को इस जगह पे बताओ। तो 4 प्रोसेस क्या है, पहले इंडिया में क्या होता है, लोक अदालत। लोक अदालत प्रोवाइड्स स्पीडी इकोनॉमिकल मतलब उतना एक्सपेंस नहीं होता है कंज्यूमर लोगों को जो चाहिए उस ग्रीवेंस
को जो रिड्रेस किया जाता है उसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगता है, ठीक है, इसलिए इकोनॉमिकल बोला जाता है। लोक अदालत प्रोवाइड्स ए स्पीडी इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव रिड्रेसल सिस्टम्स। एग्रीड कंज्यूमर, एग्रीड मतलब जो ठग चुका है, दैट इज जॉय। एग्रीड कस्टमर्स कैन डायरेक्टली अप्रोच लोक अदालत विद देयर ग्रीवेंस which are discussed on the spot and decisions taken thereafter। एक ही जगह पे, मतलब उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये नॉर्मली क्या होता है पता है, ये देखो, मेनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होल्ड लोक अदालत फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये क्या होता है, मान लो एक कंपनी दूसरे कंपनी ने कुछ चीट किया या तो फिर कुछ ऐसा सिचुएशंस तैयार हुआ है, तो वो लोग वो लिटिगेशंस में नहीं जाएगा कि कोर्ट में अगर जाएंगे तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल भी लग सकता है। तो वो लोग क्या करेंगे, ये लोक अदालत बोल के जो एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से कंज्यूमर लोगों को प्रोटेक्शंस दिया जाता है इंडिया में, उसमें चला जाता है लोक अदालत। इसमें क्या होता है, एक जन को इंटरमीडिएट बैठ अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है, वो बैठ के एक जगह पे सुनता है, जो दो पार्टी रहता है उनका बात सुनता है, उसके ऊपर बेस करके उनका डिसीजंस दे देता है और उस हिसाब से सबको मानना पड़ता है। ये है लोक अदालत। अगर दोनों मान चुका हाँ कि ये जो बोल रहे हैं वो हम दोनों ही सुन लेंगे, तो उस हिसाब से उस जो ग्रीवेंस है वो उसी समय पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो प्रोसीज्योर है इसको बोला जाता है लोक अदालत। ये जनरली जो पब्लिक सेक्टर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक का, उसमें ये यूज़ होता है, ये वाला प्रोसेस लोक अदालत। स्पॉट हो जाता है एकदम, साथों साथ उसका डिसीजंस आ जाता है। उसके बाद क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लिटिगेशंस वर्ड का मतलब क्या है, लिटिगेशन वर्ड का मतलब होता है ये जो केसेस होता है ना, जो कोर्ट में केस फाइल किया जाता है, जो सालों साल पड़ा रहता है कोर्ट में, उसको बोला जाता है लिटिगेशंस। तो लिटिगेशंस में जाना नहीं है, बहुत झमेला रहता है, तो उसको कैसे जल्दी से उसका सोल्यूशंस हम लोग निकाल पाएंगे, उसका एक एग्जाम्पल है लोक अदालत। और ये क्या है, और कौन से तरीका से कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दिया जाता है इंडिया में, और है क्या, पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब सब मेजोरिटी का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। देखो, इन दिस मेथड एफोर्ट मेड टू प्रोवाइड लीगल रिप्रेजेंटेशंस टू अनप्रेसिडेंटेड ग्रुप्स and interest, that is poor consumer minorities, environmentalists and others. Such effort have been undertaken because large segment of the populations and significant interests do not get free legal services from the judicial system। जो judicial system है, मान लो कोई एक जन ठग चुका है, वो कौन है, एक पुअर आदमी है, ठीक है। अब वो थोड़ी ना जुडिशियल सिस्टम में जाके खुद का जो ग्रीवेंस जो कंपेंसेशन है वो मांगने के लिए जाएगा, तो उनका वो लॉस हो ही जाएगा। इसलिए इन लोगों का बात सोच के, पुअर कंज्यूमर माइनॉरिटी एनवायरमेंटलिस्ट एंड अदर, ये मेजोरिटी का बात कंसिडर करके ये गवर्नमेंट क्या करता है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस करता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे इम्पैक्ट बहुत जन के ऊपर आया है, जो अल्टीमेटली जुडिशियल सिस्टम में जो स्टेप लेना है वो लोग ले नहीं सकते, क्योंकि उनका उतनी इकोनॉमिकल पावर नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। उसी समय ये गवर्नमेंट ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस लेके उन लोगों को प्रोटेक्शंस देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट। गवर्नमेंट कुछ सिंबल तैयार कर देता है कि अगर तुम्हारा प्रोडक्ट तैयार करना है तो ये वाला सिंबल, दैट इज़ एक स्टैंडर्ड फॉलो करना है। अगर स्टैंडर्ड फॉलो करोगे तभी ये वाला लोगो तुम यूज़ कर सकते हो, और इस लोगो से कंज्यूमर लोग क्या समझ पाएंगे कि ये चीज़ सेफ टू कंज्यूम है, ठीक है। तो देखो वही है एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड द फॉरेस्ट हैज़ इंट्रोड्यूस द इको मार्क स्कीम। एक मार्क रहेगा प्रोडक्ट के ऊपर जो बता देगा कि ये हम लोग सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। इट ऑथोराइज द प्रोड्यूसर्स टू यूज़ इको मार्क लेबल ऑन दोज प्रोडक्ट्स व्हिच सेटिस्फाई द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। क्योंकि अगर कोई स्टैंडर्ड यूज़ करना है तो उसके रिस्पेक्ट में जितना कंडीशन है पहले उसको सेटिस्फाई करना होगा। prescribed conditions regarding the process of productions, ठीक है। This marks certify that the product is not harmful to the environment. It also makes the consumer aware about the environmental protections। तो कंज्यूमर लोग भी सोच सकते हैं हाँ मैं ये अगर प्रोडक्ट कंज्यूम करूँगा तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। और लास्ट में क्या है, पब्लिसिटी मेजर्स। जागो ग्राहक जागो होता है ना टीवी में रेडियो में, तो 2 दिन बाद कुछ समय बाद गवर्नमेंट ऐसा प्रोग्राम इनिशिएट करता है, प्रोग्राम करता है। इससे क्या होता है, हम लोगों को जो प्रोटेक्शंस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस रखना चाहिए वो हम लोग को मिल जाता है, और उस हिसाब से हम लोग डेली लाइफ को लीड कर पाते हैं और किसी जगह पे हम लोग प्रॉब्लम में नहीं आते। तो ये जो डेली बेसिस में गवर्नमेंट हम लोगों के लिए जो प्रोग्राम अरेंज करते हैं, ये टेलीविजन्स में हो, रेडियो में हो, फिल्म
डॉक्यूमेंट्रीज में हो, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है पब्लिसिटी मेजर्स। ठीक है, देखो एक बार, पब्लिसिटी मेजर्स आर हेल्पफुल इन प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर्स। रेगुलर प्रोग्राम्स ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन आर टेलीकास्ट, रेडियो टॉक्स, फिल्म्स, documentations and newspaper advertisement on consumer protections are arranged. This publicity measures educate the consumers. तो ये जो चार तरीका, ये चार तरीका से इंडिया में कंज्यूमर लोगों का प्रोटेक्शंस प्रोवाइड किया जाता है। लोक अदालत, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और पब्लिसिटी मेजर्स। ठीक है।